हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो जैसा कि बच्चे आपको पता है कि ये हमारी PYQs की बिल्कुल ही एक नई सीरीज़ है जिसमें हम जो है 26, 25, 24 और 23 के बेस्ट क्वेश्चंस जो हैं वो कर रहे हैं। मतलब इस एक वीडियो के बाद कोई भी चैप्टर, जैसे आपने कोई भी चैप्टर करा हो, जैसे हमने अभी लास्ट चैप्टर मैट्रिसेस करा है। अब जिस बच्चे को मैट्रिसेस के बेसिक क्लियर हैं, जिसने हमारा NCERT वन शॉट कर रखा है, ठीक है, जिसमें मैंने पूरे अच्छे से मैट्रिक्स को समझाया, उसके बाद बच्चा, कोई भी बच्चा अगर हमारी ये वाली वीडियो कर लेता है, उसके बाद उसको लगेगा कि यार मैट्रिक्स में कुछ मुश्किल है ही नहीं है, क्योंकि ये वीडियो जो है ये आपको मिड टर्म के लिए, आपके जो प्री बोर्ड्स के लिए, आपके बोर्ड्स के लिए, इवन आपके कंपार्टमेंट के पेपर के लिए, हर उस बच्चे को हेल्प कर सकती है। मतलब कि इस वीडियो को देख रहा है, क्योंकि इसमें मैंने बेस्ट क्वेश्चंस लिए हैं और ट्रस्ट में आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है बच्चे, मैंने बेस्ट क्वेश्चन से मेरा मतलब ये है कि मैंने अच्छे से इन सभी 4 सालों के पेपर जो हैं, अब इससे पीछे क्यों नहीं गया, क्योंकि आपको पता है इससे पहले जो है पेपर के पैटर्न में उनकी थोड़ा डिफरेंस था। अभी जो है 23 से लेकर 26 तक का हमारा पेपर का पैटर्न सेम चल रहा है, तो मैंने उनमें से बेस्ट क्वेश्चन उठाए हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। आज की वीडियो में भी आपको पता है डिटर्मिनेंट हम करने वाले हैं, और आपको पता है कि मैट्रिक्स मेथड वाला क्वेश्चन हर साल आता है। अब मैट्रिक्स मेथड के जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हैं वो मैंने सब इसमें करवाने की कोशिश की है, इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो एक अच्छे और पॉजिटिव मन से जो है बच्चे वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 4। अब देखो बच्चे, ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं। अब ए का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2, और क्या लिखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दिया हुआ है, 4। किसका डिटर्मिनेंट पूछा है, 4 इंटू एडजॉइंट ए, इसका डिटर्मिनेंट पूछा है। और मैंने आपको हमेशा यही बात बोली है बच्चे कि जब भी डिटर्मिनेंट के अंदर कांस्टेंट हो, उस कांस्टेंट को बाहर निकाल लो। कांस्टेंट कितनी पावर में बाहर आएगा, जो डिटर्मिनेंट की पावर, जो ए का मतलब ऑर्डर है, ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, एडजॉइंट ए का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 होगा, तो 4 की पावर 2, बीच में रह गया एडजॉइंट ए, बन गया 16। एडजॉइंट ए का फॉर्मूला कितना होता है, डिटर्मिनेंट उसकी पावर n-1, मतलब 2-1, तो 16 इंटू ए डिटर्मिनेंट, 16 इंटू 4, कितना आंसर आ गया, 64। तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। आई होप ये आपको क्लियर है, ठीक है। तो बच्चे ये क्वेश्चन जो है ये एक बार नहीं बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है, बहुत बार रिपीट हुआ है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड एज, आपको पता है बच्चे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी बच्चे के बाद गड़बड़ करते हैं। AX इज इक्वल टू बी, ये मैट्रिक्स मेथड क्वेश्चन है, वेयर A इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स, X इज वेरिएबल मैट्रिक्स, B इज कांस्टेंट मैट्रिक्स, ये हमें पता है। देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, आपको पता है बच्चे जब मैट्रिक्स मेथड में हम AX इज इक्वल टू B लिखते हैं तो x को हम लिखते हैं A इनवर्स B। मैंने आपको हमें ये समझाया कि इसको A इनवर्स नहीं लिखना, क्योंकि मोस्टली A इनवर्स का ऑर्डर कितना होता है, 3 क्रॉस 3, और B का ऑर्डर होता है 3 क्रॉस 1, और ये मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है अगर ये दोनों सेम। अगर उल्टा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, कंसिस्टेंट इफ A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, ये सही है, गिवन बाय ये देखो B इनवर्स, ये गलत है बच्चे, ये ऑप्शन सही नहीं है। इनकंसिस्टेंट इफ A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, एडजॉइंट A इंटू B इज इक्वल टू 0, तो ये बच्चे गलत है, क्योंकि इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब डिटर्मिनेंट 0 होता है, एडजॉइंट A इंटू B नॉट इक्वल टू 0 होता है। इनकंसिस्टेंट इफ A डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना आए तो हम बोलते हैं कि वो कंसिस्टेंट है, उसका वन सोल्यूशन आएगा। और सेम लास्ट क्या है, मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट इफ A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, एडजॉइंट A इंटू B इज इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन सही है। ये वैसे NCERT में नहीं है, मैं आपको अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, अगर A डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा तो हम बोलते हैं वन सोल्यूशन, ठीक है, वन सोल्यूशन। और अगर A डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो हमारे पास 2 ऑप्शन होती हैं, हम एडजॉइंट A इंटू B करते हैं। अगर वो 0 आ गया, अगर वो 0 आ गया, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि वो 0 ना आए। अगर वो 0 नहीं आया तो हम बोलते हैं नो सोल्यूशन, मतलब इनकंसिस्टेंट। बट अगर वो 0 के बराबर आ गया तो हम बोल सकते हैं कि वो मे और मे नॉट कंसिस्टेंट, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ये ऑप्शन वैसे NCERT में नहीं है, बट मैंने अपने नोट्स में जो है वो कवर करी हुई है। नेक्स्ट
P इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये क्वेश्चन जो है बच्चे 25 का है और वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुझे याद है इस क्वेश्चन से 2025, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन जो है 2023 में भी पूछा गया था सेम इसी तरीके से। यहाँ पर लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट, देखो P कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बच्चे कितना होता है, 0। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 0, क्योंकि वो अल्फा के बराबर दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ P। तो उसकी किसकी वैल्यू पूछी है, 2025 की पावर अल्फा, और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू है 0, किसी नंबर की वैल्यू 0 कितनी होती है, 1। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन है। देखो बच्चे, आपको सच्ची बोल रहा हूँ, आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलने वाला है कि इतने अच्छे लेवल क्वेश्चन अगर करके जाओगे। वैसे तो आपको अभी अगर इस टाइम देख रहे हो, आपको आपके हाफ ईयरली या मिड टर्म में पता लग जाएगा, ठीक है। एम एंड एन स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो एम का ऑर्डर कितना है, 3x3 लिख लो, एन का ऑर्डर कितना है, 3x3। डिटर्मिनेंट ऑफ एम कितना दिया हुआ है, स्मॉल एम, और डिटर्मिनेंट ऑफ एन जो है वो हमसे पूछा। और भी हमें गिवन है, और हमें क्या गिवन है, एम, ये हमें गिवन है एम एन इज इक्वल टू एम आई। अब क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए तो दोनों डिटर्मिनेंट ले लो, एम एन डिटर्मिनेंट, एम आई डिटर्मिनेंट। अब आपको पता कि एम जो है वो कांस्टेंट है तो एम को बाहर निकालना पड़ेगा, अभी मैंने बोला था। अब ऑब्वियस सी बात है, एम और एन को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना ऑर्डर बनेगा नए मैट्रिक्स का, वो भी 3x3 बनेगा, यानी कि आई का ऑर्डर भी 3x3 होगा। यहाँ पर एम क्यूब आई, सॉरी आई का डिटर्मिनेंट। और आप सभी को पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है, 1, चाहे आप चेक कर लेना, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, एम डिटर्मिनेंट एन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एम इंटू 1। इसका हो है जी, सॉरी एम क्यूब है, यहाँ पर एम है, एम क्यूब, एन कितना आ गया, एम स्क्वायर। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और अंदर कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि एनसीईआरटी में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन हमें करने हैं। नेक्स्ट जो है हमें डिटरमिनेंट दिया हुआ है -57 के प्रोडक्ट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। सबसे पहले डिटर्मिनेंट को बच्चे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। -1 कितना आएगा, 3x स्क्वायर -3 -2 3x -0 +4 3 इज इक्वल टू माइनस के 57। सॉल्व करें, -3x स्क्वायर +3 माइनस के 6x +12 इज इक्वल टू -57। -3x स्क्वायर -6x +15 +57 इज इक्वल टू 0। -3x स्क्वायर -6x कितना बन गया, 67 और 72। इसमें से -3 कॉमन ले लो, x स्क्वायर +2x -24 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसके फैक्टर्स बना के देखें। x स्क्वायर कितने फैक्टर्स बनेंगे इसके, 6 और 4 है ना, तो +6x -4x -24 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो, x +6 x +6 x -4 x +6 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ गई, 4 एंड -6, ठीक है जी। उन्हें पूछा प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज, तो प्रोडक्ट कैसे करेंगे, प्रोडक्ट 4 इंटू -6, तो कितना आंसर आ गया, -24। तो यस, ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। आई होप ये आपको क्लियर है बच्चे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ध्यान से देखो, ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ए और बी का ऑर्डर कितना है, 3x3 है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है 4। ओके, अब देखो ए का ऑर्डर है 3x3, बी का ऑर्डर है 3x3, दोनों इन्वर्टेबल मैट्रिसेस हैं। और क्या हमें दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4। अब इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है कि ए बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 1/20 है, ठीक है। अब बच्चे आपको बताइए, इसको फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे देखो सबसे पहले तो ए बी इनवर्स का फॉर्मूला कितना होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। उसके बाद बच्चे इसको मैं लिख सकता हूँ बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, हम बहुत बार यूज़ कर चुके हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/b डिटर्मिनेंट, 1/a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1/20।
इसकी वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू है 4। अब ये आपस में कट गया, यहाँ पर 5 आ गया, तो विच एम्प्लाइज बी डिटर्मिनेंट कितना आ गया 5। तो ये बच्चे आपका आंसर है। तो डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 7th। A is equal to KB where A and B are two square matrices of order n, K is a scalar then। ओके, ये तो बच्चे डायरेक्टली फॉर्मूला उन्होंने पूछ लिया। देखो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि A और B दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, दोनों का ऑर्डर कितना है n क्रॉस n। ठीक है, उन्होंने हमसे K की वैल्यू पूछ ली। देखो A इज इक्वल टू KB दिया हुआ है, उन्हें पूछा कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अगर हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट करें तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है बच्चे कि कांस्टेंट है, कितनी पावर बाहर आएगा, जितना बी का ऑर्डर है वो कितना है n। तो ये बच्चे आपका आंसर है। ये बच्चे आपका आंसर है। कोई ऑप्शन मैच कर रही है? कोई ऑप्शन? यस, बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। 8th क्वेश्चन जो है हमें ए दिया हुआ है। अब देखो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि नया क्वेश्चन है, ए इंटू एडजॉइंट ए। देखो वैसे आपको बता दूं, वी नो ए इंटू एडजॉइंट ए होता है, वो कितना होता है, ए डिटर्मिनेंट इंटू आई, ये उसका फॉर्मूला होता है। देखो हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली हमें ए का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। ए का डिटर्मिनेंट निकालो, -2 कितना आएगा, -2 -3 फिर -0 फिर +0, तो कितना बन गया -5, तो ये बन गया +10। तो विच एम्प्लाइज ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 10 आई। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है बच्चे इसका डिटर्मिनेंट, हमें फाइंड करना है इसका डिटर्मिनेंट। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लो, 10i। ठीक है, 10i, तो इसका भी डिटर्मिनेंट है। अब आपको पता है कि बच्चे ये 10i जो है, ये देखा जाए तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, आई की देखो एक 3x3 मैट्रिक्स है, तो आगे भी हमें 3x3 मैट्रिक्स से मिलेगा, ये 10 की पावर 3 जो है वो बाहर आ जाएगी। और आई का बच्चे डिटर्मिनेंट कितना होता है, वो 1 होता है, तो कितना आंसर आ गया 1000। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। डी ऑप्शन जो है बच्चे इसका राइट आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉरी 9th क्वेश्चन ही है। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब ये देखो, ये भी बहुत ही 26 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चे, लेटेस्ट क्वेश्चन है, ऑफ ऑर्डर 2। ए का ऑर्डर है 2x2। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट कितना दिया हुआ है, -2। 5a ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट पूछा है। और अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, आपको इतना पता है, चलो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले कांस्टेंट बाहर निकालेंगे। आपको पता है कांस्टेंट कितनी पावर बाहर आएगा, जितना देखो ए का ऑर्डर 2x2 है, तो ट्रांसपोज का ऑर्डर भी सेम होगा, तो 5 की पावर 2 जो है बाहर आ जाएगी। आपको ये भी पता होना चाहिए, वी नो कि ए का डिटर्मिनेंट और उधर ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होता है, सेम होता है। तो यानी कि इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 25 इंटू ए डिटर्मिनेंट, और ए डिटर्मिनेंट कितना दिया हुआ है, -2, तो कितना आंसर आ गया, -50। तो कौन सी ऑप्शन है, यस, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जहाँ पर भी आपको लगे क्योंकि डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, नहीं तो आप हमारा क्लास 12th का टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। आप अपने डाउट्स जो है वहाँ पर पूछ सकते हो, और वहाँ पर बहुत सारे नोट्स जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, जैसे NCERT 1 शॉट हो गया, हमारे NCERT के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। तो लेट f(x) दिया हुआ है, p इज अ कांस्टेंट है, वैल्यू ऑफ p फॉर विच f'(0) इज इक्वल टू 1। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा डेरिवेटिव उन्होंने मिक्स करा हुआ है। सबसे पहले हमें f(x) की वैल्यू देखनी है। f(x) कितना दिया हुआ है, f(x) हमें दिया हुआ है x² sin x p और -1। और हमें पता है बच्चे, हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो वो कर लेते हैं। कितना आएगा, -x² -p sin x। अब ये डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया। अब उन्होंने पूछा कि f'0 है, ये f'0 है। सबसे पहले इसका f'(x) निकालो, -2x, p तो कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव cos।
अब हमें पूछा उन्होंने नाउ एफ डैश ज़ीरो कितना दिया हुआ है 1, तो यहाँ पर जीरो फिल करो, -2 इंटू ज़ीरो माइनस पी इंटू कॉस ज़ीरो इज इक्वल टू 1, ये जीरो है, -p इंटू 1 इस तरह से, तो p की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो जस्ट डेरिवेटिव लिख देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से कर लिया और आई होप ये आपको समझ में भी आया। 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या, ये देखो जी, बहुत ही नया क्वेश्चन है, मतलब नए क्वेश्चन में मतलब ये है कि आपको इसके बाद लगेगा नहीं मुझे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा उन्होंने, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के ए का डिटर्मिनेंट। ए देखो सबसे पहले ए का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, उसके बाद ए का डिटर्मिनेंट और उधर के ए का डिटर्मिनेंट। मैं ये नहीं बोल रहा बच्चे ये क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, बट मैं इतनी बात गारंटी ले सकता हूँ कि ये क्वेश्चन का कंसेप्ट रिपीट हो सकता है। उन्हें वैल्यू ऑफ के पूछी है। अब आपको इतना पता है कि के तो स्केलर है सर, कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालो, वो कितनी पावर में बाहर आएगा 2 पावर में। अब ये भी डिटर्मिनेंट कैंसिल आउट हो गया, तो के स्क्वायर कितना आ गया 1, तो के कितना आ गया +-1। पूछा क्या, सम कितना, ऑल वैल्यूज ऑफ के, +1 -1, कितना आंसर आया 0। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। डी ऑप्शन जो है बच्चे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th की बात करते हैं। यहाँ पर भी देखो ये बच्चे नया क्वेश्चन है, मतलब उसी ये फॉर्मूला हमने आज ही किया ना, आपको पता है कि ए इंटू एडजॉइंट कितना होता है, ए डिटर्मिनेंट इंटू आई। अब इसकी वैल्यू उन्होंने पूछी, तो नया क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सबसे पहले इसको लिखो ए इंटू एडजॉइंट ए, इसमें से 3 कॉमन ले लूँ मैं, कितना बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये किसके बराबर बन गया 3i के बराबर। एंड वी नो, हमें ये भी पता है, हमें एक फॉर्मूला पता है कि a इंटू एडजॉइंट ए जो है सर आपने आज ही बताया, a डिटर्मिनेंट इंटू आई, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग a डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है 3, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा गया, उन्हें पूछा है ए डिटर्मिनेंट प्लस एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 3, ये होगी एडजॉइंट सॉरी डिटर्मिनेंट की पावर n-1, मतलब 3 -1, 3 n इसका ऑर्डर, यस। तो कितना आ गया 3 प्लस ए डिटर्मिनेंट की पावर 2, 3 + 3 की पावर 2, 3 + 9 कितना आ गया 12। तो देखो जी ए ऑप्शन इसका 12th क्वेश्चन का 12th ही आंसर है, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आ जाओ 13th क्वेश्चन की बात करते हैं। 26 में पूछा गया क्वेश्चन है, इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी सी इज़ 5 स्क्वायर यूनिट्स देन वैल्यू ऑफ के इज़। और ये मैं हर वीडियो में आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इस चीज़ का ध्यान रखना। कुछ बच्चे गलती करते हैं, बताता हूँ क्या बच्चे गलती करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता क्या फॉर्मूला होता है 1/2, वर्टिसेस लिख लो 3 1 -2 1 0 के, यहाँ पर 1 1 1 खुद से इज इक्वल टू 5। बस यहाँ पर वो गलती करते हैं। मैंने आपको बताया कि एरिया हमेशा लिखेंगे प्लस माइनस, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू, एरिया चाहे पॉजिटिव क्वांटिटी है बट डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकती है। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो 3 1 माइनस के -1 -2 0 +1 -2 के इज इक्वल टू +-10। इस 2 को मैं उधर ले गया, तो 3 - 3 के +2 -2 के इज इक्वल टू +-10। कितना आ गया -5 के +5 इज इक्वल टू +-10। अब इसको सॉल्व करते हैं। -5 के +5 इज इक्वल टू 10, -5 के +5 इज इक्वल टू -10, -5 के इज इक्वल टू 5, तो k कितना आ गया -1, -5 के इज इक्वल टू -15, तो k कितना आ गया 3। तो k की वैल्यू -1 एंड 3, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरह से हमें करना है, ठीक है जी। आई थिंक यहाँ पर हमारे MCQs जो है खत्म है। काफ़ी अच्छे अमाउंट ऑफ MCQs हमने प्रैक्टिस करे हैं। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में जो है वो वैसे ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आपको आ सकता है। श्योर दैट डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। आई थिंक ये NCERT एग्जाम्पल या NCERT क्वेश्चन है, ठीक है। अब किस तरह से करेंगे, देखो हमें कुछ नहीं पता बट हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना आता है, वही करो। तो x
यहाँ पर कितना आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस का साइन थीटा, उसके बाद माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसे क्वेश्चन में बस गड़बड़ मत करना, पूरा फोकस्ड होकर क्वेश्चन करना है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये बनेगा प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स कॉमन ले लो, अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, और ये आपस में कैंसिल आउट, तो मेरे पास कितना आ गया माइनस एक्स क्यूब। तो इसको हम क्या बोल लेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इसमें थीटा कुछ लेना देना नहीं है, और यही हमसे पूछा था और हमने प्रूव भी कर दिया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन भी जो है बच्चे ये 25 या 26 में पूछा गया। इसमें क्या है, एक नई चीज़ है। बहुत से बच्चे देखो यहाँ पर सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है ना, वो हमें निकालना आता है। ठीक है, मान लो 3 नंबर में क्वेश्चन है तो 1.5 नंबर क्वेश्चन तो मुझे डायरेक्टली आता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कैसे निकालेंगे, 1/2 3 1 9 3 5 और 7 1 1 1 1/2 3 3 minus 7 minus 1 9 minus 5 plus 1 9 6 7 63 minus 15। ठीक है, 1/2, तो यहाँ पर कितना आएगा -4 है तो -12, यहाँ पर कितना आएगा -4 53 48 आई थिंक। ठीक है, 48 में से 16 गए तो कितना आएगा, तो आएगा 32। ठीक है, और ये आंसर आ गया 16। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है बच्चे वो हमारा 16 आ गया, तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है उसको बहुत ध्यान से करना है। जैसे एनसीईआरटी में है ऐसी चीज़ें, बट कई बच्चे छोड़ देते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब बहुत बच्चे इसको क्रैम करने की कोशिश करते हैं। देखो अगर यहाँ पर लाइन की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर लाइन की बात हो रही है, ये देखो लाइन है। अब अगर ये एक लाइन है, अब अगर ये बच्चे एक लाइन है, तो ये जो लाइन है मान लो PQ, इसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। लाइन में P आपको पता है 3,1 है और Q आपको पता है 9,3 है, और 2 पॉइंट्स में से लाइन की इक्वेशन मुझे लिखनी आती है, पर यहाँ पर डिटर्मिनेंट यूजिंग डिटर्मिनेंट लिखा गया। उसको कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, इस पर एक पॉइंट जो है अज्यूम कर लेना है, वो मान लो M है। लेट M बी एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, ऑन दिस लाइन PQ। ठीक है, अब ये तीनों पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर है। पॉइंट्स आर कोलिनियर, मैं आपके लिख रहा हूं, आपको इतना एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। पॉइंट्स आर कोलिनियर, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 0। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरिया जो है वो 0 निकाल लेंगे। कैसे, एरिया अगर 0 है तो उसको क्या लिखेंगे, 1/2 3 1, इसको ऐसा कर लो, सबसे पहले लिख लो 3 फिर 1 फिर 9 फिर 3 फिर x फिर y, यहाँ पर 1 1 1, और ये एरिया कितना दिया हुआ है 0, क्योंकि पॉइंट्स को लीनियर है। ठीक है, तो 1/2 खत्म ही होगा उधर जाके, 3 माइनस y माइनस 1 9 माइनस x प्लस 1 9y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो कितना आया मेरे पास, 9 माइनस 3y माइनस 9 प्लस x, आगे 9y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ये आपस में कट गया, तो 9y और कितना आएगा 6y, कितना आ गया 6y माइनस के 2x इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चे आपका आंसर, मुझे आंसर चेक करने दो। यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही होगी। ये लाइन की इक्वेशन है -2x प्लस 6y। ठीक है, तो बच्चे इस तरह से हमें करना है। तो ये क्वेश्चन प्लीज़ कई बार ईजी होता है, हम उसको
इग्नोर कर देते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन आपको करके जाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चे, यहाँ से हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये समझ लो बच्चे, ये आपका 5 नंबर का कन्फर्म्ड क्वेश्चन है। मेरा कहने का मतलब बच्चे ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे देखो 5 नंबर का क्वेश्चन डिटर्मिनेंट में से मैट्रिक्स मेथड का ऑलमोस्ट हमें कन्फर्म्ड है। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, वो केस स्टडी में आ सकता है, और जितने भी क्वेश्चन सीबीएस ने पूछे हैं, पूछ सकता है, वो हम आज की वीडियो में ही डिस्कस कर लेंगे। जैसे देखो सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है, ए और बी को मल्टीप्लाई करो एंड हैंस सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले जो उन्होंने बोला वही हम करेंगे। तो मैंने ए बी लिख लिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके सामने ही करूंगा मैं, ताकि आपको प्रोसीजर सारा समझ में आ जाए। -4 1 ज़ा -4 +4 4 2 ज़ा 8, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट +4 -8 +4 +4 -8 +4, उसके बाद -4 -8 +12 -4 -8 +12 -7 +1 +6 -7 +1 +6 7 -2 +3, उसके बाद आएगा जी आपका -7 -2 -7 -2 +9 5 -3 -2 5 -3 -2, उसके बाद आएगा जी आपका -5 +6 -1, ठीक है जी। 5 +6 -9 5 +6 -3, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर ना हमेशा देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा, ये 100% कन्फर्म्ड है कि यहाँ पर एक पैटर्न बनेगा। पैटर्न कौन सा बनेगा, ध्यान से देखो, ये कितना बना, ये बना 8, ये बना 0, आगे भी 0 बन रहा है, ठीक है। ये भी 0 बनेगा, ये कितना बनेगा, ये बनेगा 8, आगे वाला 0 बनेगा, उसके बाद 0 0 और ये 8, तो इस तरह से बन गया। तो ये बेसिकली अगर यहाँ से मैं 8 कॉमन निकाल लूँ तो ये 8i बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा 8i, ठीक है। अब यहाँ पर देखो उन्होंने हमसे बोला, मैं बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ जैसे कुछ नहीं पता, तो AB = 8i आ गया। अब उसके बाद उन्होंने बोला कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करो। अब देखो क्योंकि ए और बी उन्होंने नेम दे रखे हैं, नॉर्मली मैट्रिक्स मेथड में क्या होता है कि यहाँ पर एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, एक होता है आपका वेरिएबल वाला मैट्रिक्स XYZ, और एक होता है कांस्टेंट ऑन राइट हैंड साइड, उसको हम लिखते हैं AX = B। बट यहाँ पर क्योंकि ए और बी नाम उन्होंने यूज़ कर रखे हैं, तो मैंने CX + D पहले से लिख रखा है, ताकि टाइम कम से कम बच्चे वेस्ट हो, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर अगर हम देखें तो CX = D, क्या हमारा C किसी के साथ मैच कर रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चे, C 1 - 1 1 1 -2 -2 2 1 3, तो ये बिल्कुल हमारे देखो B से मैच कर रहा है, क्योंकि बच्चे ऑब्वियस ही बात है, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। तो हमारा जो बच्चे C है वो एग्जैक्टली B के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। C जो है वो B के साथ मैच कर रहा है। मैं लिख देता हूँ नाउ C = B, वी नो, ठीक है। अब आपको आल्सो पता, आपको ये भी पता होना चाहिए आल्सो सोल्यूशन कैसे मिलता है। देखो आपको पता है, इसको लिखते हैं हम CX = D, X = C इनवर्स D, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यानी कि अब मेरा टारगेट कहाँ पर है, C का इनवर्स निकालने पर। बट C का इनवर्स कैसे निकलेगा, आपको पता है कि C जो है वो B के इक्वल है, तो विच एम्प्लाई C का इनवर्स किसके इक्वल है, B के इनवर्स के इक्वल है, ठीक है। तो अब दोबारा इनवर्स नहीं हमें कैलकुलेट करना, अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। अगर ये बीच में बच्चे देखो, अगर कोई भी दो मैट्रिसेस I के बराबर आ जाएं, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स हैं। A इज इनवर्स ऑफ B या B इज इनवर्स ऑफ A। अब यहाँ पर I होता है, यहाँ पर कितना आया, 8i आया। तो इस 8i को हम कैसे टैकल करेंगे, अब क्योंकि मुझे B चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 1/8 को इधर ले आऊँगा A के साथ, B = I, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे। मैं 8 को मैंने A के नीचे क्यों रखा है, क्योंकि मुझे B एज इट इज चाहिए, क्योंकि B हमारा C के जैसा है। तो B क्योंकि C के जैसा है, इसलिए मैंने जो भी चेंजेस करे हैं वो A में करे हैं। यहाँ से हम क्या बोलेंगे, विच एम्प्लाइज 1/8A इज इनवर्स ऑफ B, इज इनवर्स ऑफ B। तो ये जो बच्चे 1/8A है इज इनवर्स ऑफ B है, मतलब ये B का हमारा इनवर्स है। यानी कि B इनवर्स की वैल्यू कितनी है, विच एम्प्लाइज B इनवर्स की वैल्यू कितनी है, 1/8A, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम अपना आंसर जो है वो ऑब्वियसली बात, ये पहले मैं लिख चुका हूँ, इसकी नीड नहीं है, इसकी नीड नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कैसे आएगा, हमारा आंसर आएगा X =
1/8a इंटू डी होगी। सी इनवर्स की वैल्यू कितनी है 1/8a। अब वो मैंने पहले से फिर से लिख रखी है ताकि दोबारा लिखना ना पड़े। तो 1/8 और a की वैल्यू आपके सामने है -4, ये सब कुछ मैंने लिख रखा है। अब जस्ट इसको मल्टीप्लाई हमें करना है। तो 1/8 कितना आएगा -16 + 36 + 4, उसके बाद -28 + 9 + 3, उसके बाद 20 -27 -1। तो देखो बच्चे कितना आ रहा है x = 1/8, तो 40, और ये कितना रह गया 40 में से 10 गए 30, 24 रह गया। ये 28 में से 12 गए तो 18 -16 रह गया ये, ठीक है, और ये -8 आ गया। तो बेसिकली कितना आंसर आ गया 3 -2 -1। तो ये बच्चे आपका आंसर है। मुझे एक बार आंसर चेक करने दो जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। तो बच्चे अब ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने वो करवा दिया। अब सेम क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है ये 24 या 25 में पूछा गया है। अब आपको मैं इसका सेम क्वेश्चन दिखाता हूँ। अब मैं इसको आपका सेम क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये रहा बच्चे, अभी देखो ये 23rd क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल उस क्वेश्चन के जैसा है। तो यहाँ पर भी दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो सेम एज क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, सेम एज क्वेश्चन नंबर 16। तो एक क्वेश्चन मैंने करवाया, एक क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस के लिए करोगे। और प्रैक्टिस के लिए बच्चे, मैंने हमेशा बोलता हूँ मैं एफर्ट करता हूँ ताकि जो बच्चे हैं वो बेस्ट तरीके से तैयारी कर पाएँ। तो यहाँ पर मैंने इसका आंसर भी लिख रखा है, वो है बच्चे इसका 1 -5 -5। मैंने आंसर भी लिख रखा है ताकि आपको बाद में आंसर मिलाने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अब देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऑब्वियसली वापस चलते हैं वहाँ पर। ये हमने कर लिया 16th क्वेश्चन बच्चे हमने कर लिया। अब देखो मैट्रिक्स मेथड का एक डिफरेंट क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इनवर्स फाइंड करो एंड हेंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो सिंपल क्वेश्चन, जो सिंपल क्वेश्चन मैं उसको बोल रहा हूँ जिसमें हम मैट्रिक्स मेथड सीखते हैं। अब उसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछला हमने अभी भी किया, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो। अब ये उसका फिर से एडवांस क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चे, यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट 1, यहाँ पर कितना आएगा -1 -2, फिर कितना आएगा -2 -0, फिर 0 ही है। तो बच्चे कितना आ गया यहाँ पर -3, और ये कितना बन गया +4। तो डिटर्मिनेंट बच्चे कितना आ गया 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका इन्वर्स जो है बच्चे वो एग्जिस्ट करता है। अब बच्चे देखो, आपको पता है कि अब देखो, अब आप डिटर्मिनेंट कर रहे हो, आपको को फैक्टर्स वगैरह निकालने आते हैं। अब हमें क्या करना है बच्चे, बेसिकली 9 को फैक्टर्स निकालने हैं। तो मैंने आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए को फैक्टर्स जो है पहले से निकाल रखे हैं बच्चे, क्योंकि ये प्रोसीजर जो है रिपीट होता रहता है। इसको बार बार करने का, लाइव सॉल्व करने का वो फायदा नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक करके बताता हूँ। जैसे A31 की बात करते हैं, 31 कैसे आया। A31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसकी बात करते हैं। तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, कितना आएगा 2 2 -4 -0, कितना आंसर आ गया -1। अब 3 1 है, 3 1 का मतलब बच्चे क्या होता है, 3 1 को ऐड करो कितना बनेगा 4 बनेगा। 4 एक इवन नंबर है, तो इसके आगे बच्चे क्या आएगा, प्लस आएगा। इसके आगे आएगा प्लस आएगा, जिसका अल्टीमेटली आंसर कितना आया -4। एक ये भी कर लो, चलो एक ऐसा करते हैं, ये करते हैं 2 3 करते हैं। 2 3 कौन सा होगा, जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ओके ये वाला है। इसको करो -1 एंड 0, इसका आंसर है -1। बट 2 3 का सम कितना बना 5, 5 मतलब इसकी एक ऑड है, ऑड मतलब इसके आगे माइनस आएगा, तो कितना आंसर आएगा +1। तो मैंने +1 लिख रखा है। तो ये आपके सारे बच्चे को फैक्टर्स हैं। 9 के 9 को फैक्टर्स जो हैं बच्चे आपको निकालने हैं, ठीक है। को फैक्टर निकालने के बाद बच्चे हमें यहाँ पर लिखनी है को फैक्टर मैट्रिक्स। कैसे लिखोगे, ये A11 लिखा है, A12 A13 -3 2 2 -2 1 1 -4 2 3, इसी की ऑर्डिंग लिखना है। A11 की जगह पर A11, A12 की जगह पर A12, A13 की जगह पर A13, ठीक है। उसके बाद हमें इसका क्या करना बच्चे, इसका हमें क्या करना है ट्रांसपोज। जैसे ही हम बच्चे इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एडजॉइंट ए। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, इस रो को कॉलम में लिख दो, इस रो को कॉलम में लिख दो, इस रो को कॉलम में लिख दो। उसके बाद हमारा ए इनवर्स का फॉर्मूला वो ऐसा होता है। ये इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट। और आपको पता है डिटर्मिनेंट हमारा बच्चे कितना आया 1, तो 1/1, तो बेसिकली हमारा ए इनवर्स आ गया। अब जैसे ही हमारा ए इनवर्स आ गया,
ठीक है, वो निकाल ले। क्वेश्चन का एक पार्ट हमारा हो चुका है। अब इसके आगे क्या करना है सर, इसके आगे हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब क्योंकि ए उन्होंने नाम लिख रखा है, तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि आप ये नाम रखा करो, सी एक्स प्लस सी एक्स इज इक्वल टू डी। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो तो मैंने सी पहले लिख रखा है, एक्स भी लिख रखा है और डी भी लिख रखा है। अब इस क्वेश्चन में बच्चे मोस्टली क्या होता है कि हमारा जो सी है ना, हमारा जो सी है एग्जैक्टली ए के साथ मैच कर रहा होता है। बट मैंने जैसा कि बोला, ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड पूछेगा मैं वो पूछ रहा हूँ। अब सी जो है, आप देखो ध्यान से, सी हमारा ए के साथ मैच नहीं कर रहा बिल्कुल भी। 1 - 2 0, तो यहाँ पर कितना हुआ है, यहाँ पर 1 2 0, तो ये मैच नहीं कर रहा। बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पर जो हमारा सी है वो किसके इक्वल है, वो ए के ट्रांसपोज के इक्वल है। ए का ट्रांसपोज करो, इस रो को कॉलम में लिखो 1 2 0, तो ये कितना बनेगा 1 2 0। इसको लिखो -2 -1 -2 0 -1 1। अब चेक करो 1 - 2 0, 2 - 1 -1 0 -2 1, तो बिल्कुल ये मैच कर रहा है। यानी कि हमारा जो बच्चे सी है ना, वो ए ट्रांसपोज के इक्वल है। अब आपको पता है कि आपका आंसर निकलेगा x इज इक्वल टू सी इनवर्स डी। अब सी इनवर्स दोबारा तो निकाल लेंगे नहीं, हम यहीं से निकालेंगे। हम इसको लिखेंगे सी इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। अब आपको पता है क्योंकि सी इनवर्स, इसको लिख सकते हैं हम ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो सी इनवर्स किसके बराबर है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू डी। और ए इनवर्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसका ट्रांसपोज कर देते हैं बच्चे। ठीक है, ए इनवर्स ये रहा, कितना है, ये रहा 3 -3 -2 -4, इसका ट्रांसपोज कर दो, -2 -2 -4। ठीक है, 2 1 2 2 1 2 2 1 3 2 1 3, इस तरह से। अब जस्ट हमें कैलकुलेशन बच्चे करनी है। तो देखो कितना आएगा, -30 + 16 + 14 -20 + 8 + 7 -40 + 16 + 21। तो यहाँ बच्चे आएगा 0, 15 -5, ये कितना बन गया 21 और 10 31 -3। तो ये बच्चे आपका आंसर है। एक बार मुझे आंसर चेक करने दो। वैसे हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। ये क्वेश्चन पेपर में 26 में रिपीट भी हुआ था बच्चे। ठीक है, तो इसके जैसा जो क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके जैसा जो क्वेश्चन है, ये देखो जी, ये पढ़ा। तो ये आपका सेम क्वेश्चन, सेम उसी तरीके से, ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये ईजी है। सेम क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, ये 17, सेम एज क्वेश्चन नंबर 17। और इसका भी आंसर जो है मैंने लिख रखा है, वो है 1 2 -3। इसका बच्चे आंसर आएगा 1 2 एंड -3। तो आप खुद से करने हैं ताकि आपके कि इसमें प्रैक्टिस पूरी हो जाए। मेरा ये होता है स्टार्टिंग से ही, चाहे आप मेरे को बच्चे, आप हमें बोल रहा हूँ आपको, चाहे मिड टर्म के लिए देख रहे हो, चाहे आपको बोर्ड्स के लिए देख रहे हो, चाहे कंपार्टमेंट के लिए देख रहे हो, हमेशा बोलता हूँ बच्चों को एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पक्के कर लो कि हाँ, इसमें से मुझे 10 नंबर पूरे बटा पूरे लेने हैं। क्योंकि और बहुत से चैप्टर ऐसे हैं जो आपके मार्क्स जो है खा सकते हैं, इसलिए हमें इनमें अपने अच्छे मार्क्स जो है पूरा मक्की सिक्योर करने हैं अच्छे से। तो ये क्वेश्चन भी हमें क्लियर हो गया। ठीक है, आ जाओ जी। अब देखो मैंने अच्छे क्वेश्चन करवा दिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि और पेपर में आपको ये जो क्वेश्चन है, ये आई थिंक 25 में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन केस स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आपको इसमें मैं क्या समझाना हूँ, देखो ध्यान से। एन अमाउंट ऑफ 10,000 इज पुट इनटू 3 इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 10%, 12% एंड 15% पर एनम। एक अमाउंट है जिसको 3 तरह की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया गया है, जिसमें एक का ब्याज है 10%, दूसरे का ब्याज 12%, तीसरे का 15%। The combined annual income of all 3 investment is 1310. However, the combined annual income of first and second investment is 190, short of income from the third. Use matrix method and find the investment amount in each at the beginning of the year. अब इस क्वेश्चन में मुश्किल क्या है, कई बार बच्चों को इसमें क्या होता है, मैं क्यों करवा रहा हूँ ये, बच्चों के बस स्टेटमेंट बनानी नहीं आती। सबसे पहले आप क्वेश्चन समझो कि यहाँ पर इसको रफ में बनाओ, रफ में ग्राफ बनाओ। हमारे पास 10,000 है, इसको रफ में लिख लिया करो। अब हमने 3 तरह की इन्वेस्टमेंट में पैसे डाले हैं, एक में 10% ब्याज आ रहा है, एक में 12% आ रहा है, एक में 15% आ रहा है। मान लो अब इस पर मैंने x रुपीज़ डाले हैं, दूसरे में मैंने y, तीसरे में मैंने z, इस तरह से नाम रख लो। ठीक है, अब देखो नॉर्मली बच्चे इक्वेशन कैसे स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कंबाइंड एनुअल इनकम ऑफ ऑल 3 इन्वेस्टमेंट। अगर मैंने x रुपीज़ जो है उस पर मुझे 10% ब्याज आ रहा है, ठीक है, जो y है मेरी दूसरी इन्वेस्टमेंट है जो मेरी, उसमें मुझे 12% ब्याज आ रहा है,
और जो तीसरी इन्वेस्टमेंट है उसमें मुझे 15% जो है वो ब्याज आ रहा है। इन तीनों की कंबाइंड एनुअल इनकम कितनी है? 1310 रुपये। तो पहली इक्वेशन आपकी बन गई। दूसरी इक्वेशन, हाउ एवर द कंबाइंड एनुअल इनकम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, जो फर्स्ट की इनकम है एंड सेकंड ईयर इज 190 शॉर्ट ऑफ इनकम ऑफ थर्ड। तो इनकम ऑफ थर्ड जितनी हो रही है उससे 190 रुपीज़ कम है। शॉर्ट मतलब कम है, ठीक है। तो इस तरह से है। अब बच्चे कई बार तीसरी इक्वेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कहाँ पर है। तो बच्चे वो पहले आपको दिख नहीं रही है, वो ये वाली है x प्लस वाई। मैंने पहले 3 तरह के मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, तो ये आपकी इक्वेशंस हैं 3, x प्लस वाई प्लस जेड। अगर आप इसको भी ढंग से लिखना चाहते हो लिख सकते हो। अगर आपको फ्रैक्शन में दिक्कत आ रही है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10,000। ये कितनी बनेगी? 10x 12y प्लस 15z इज इक्वल टू 1310। 100 को मैंने उधर मल्टीप्लाई कर दिया। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही करो। इसको लिखो आप, इसको अगर आप लिखना चाहो पहले तो यहाँ पर करो। इसको कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे 10x प्लस 12y इज इक्वल टू 15z। मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 100 से मल्टीप्लाई करके ऐसे बनेगा, ठीक है। इसको आप लिख लो। ये लो जी, ये आपकी 3 इक्वेशंस हैं। अब तीनों इक्वेशंस को बच्चे आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, मैं नहीं चाहूँगा। और मैं ये आपका होमवर्क है, क्योंकि बच्चे सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। अब आपको पता है AX इज इक्वल टू B। ये आपकी मैंने 3 इक्वेशंस यहाँ पर लिख दी हैं, यानी आपकी 3 इक्वेशंस आपकी लिख दी हैं, ठीक है। इनको जब सॉल्व करोगे तो आपका मैं आंसर बता देता हूँ। ये होमवर्क है आपका 2, 3 and 5। मगर 2000, 3000 और 5000। और बच्चे होमवर्क का मतलब ऐसा नहीं इसको हल्के में लेना है, इसको हमें करके देखना है। जितना आप करोगे खुद से उतना आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर हाँ वीडियो से समझ में आ रहा है, वीडियो से समझ में आ रहा है, क्वेश्चन मतलब जब मैं खुद बनाने जा रहा हूँ मुझसे बन नहीं पा रहे। तो उसका रीज़न यही है कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे खुद से, ठीक है। तो यहाँ पर मुश्किल काम क्या था? जैसे अब अगले क्वेश्चन में देखो, इसमें भी बच्चों को कई बार स्टेटमेंट मतलब इक्वेशंस बनाने में मुश्किल आती है। पहली चीज़ पढ़ो क्या लिखा हुआ है। The 3 students run for a racing track such that their speed add up to 6 किलोमीटर पर आवर। 3 स्टूडेंट्स हैं बच्चे, x, y और z। ये मुझे क्या पता कि x, y, z है कि बच्चे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो x, y तीनों की स्पीड का सम कितना है? 6 किलोमीटर पर आवर। इसको पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? हाउ एवर, इसको पहले मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि पहली इक्वेशन मैंने यहाँ से बनाई है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है? हाउ डबल द स्पीड ऑफ द थर्ड एडेड टू द स्पीड ऑफ द फर्स्ट रिजल्ट इन 7 किलोमीटर। डबल द स्पीड ऑफ थर्ड की डबल अगर मैं स्पीड कर दूं और एडेड टू स्पीड ऑफ फर्स्ट में अगर उसको मैं ऐड कर दूं तो रिजल्ट विल बी 7 किलोमीटर पर आवर। दूसरी इक्वेशन बन गई। यहाँ पर आप लिखना चाहो तो 0y लिख सकते हो, ठीक है, जस्ट आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। इफ द थ्राइस ऑफ द स्पीड ऑफ फर्स्ट रनर इज एडेड टू द ओरिजिनल स्पीड्स ऑफ अदर टू, थ्राइस द स्पीड ऑफ फर्स्ट एडेड टू द स्पीड ऑफ अदर, रिजल्ट इज 12 किलोमीटर पर आवर। तो यही इक्वेशंस हैं हमारी, ठीक है बच्चे। ये इक्वेशंस आप इसका भी ये आपका होमवर्क है बच्चे, ठीक है। तो ये भी आपको खुद से करना होगा, इसमें कुछ है ही नहीं है करने को। जब आप सॉल्व करोगे, मतलब वीडियो में सॉल्व करने कुछ नहीं, आपको करना ही करना है। ये मत कहना कि सर आप तो बोल रहे हो कोई सॉल्व करने में वो नहीं है और आप हमें करने को बोल रहे हो। इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो में कम टाइम वेस्ट हो, आपको खुद से ये प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, 20th क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। वैसे इसका कोई होमवर्क तो नहीं था? नहीं। आ जाओ, अब देखो बच्चे इस क्वेश्चन में क्या है, ए हमें दिया हुआ और ये हमें प्रूव करना है। ये 5 नंबर में डिफरेंट क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें ए ट्रांसपोज चाहिए और ए ट्रांसपोज हमें क्लियरली दिख रहा है 1 cot x माइनस cot x और 1, ठीक है। अब ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर एक शॉर्टकट मेथड होता है डिटर्मिनेंट निकालने का। सबसे पहले एडजॉइंट ए का शॉर्टकट, एडजॉइंट ए का शॉर्टकट। इसमें क्या होता है बच्चे, इनको जो है हम इंटरचेंज करते हैं, 1 इनको आपस में रीप्लेस कर देते हैं और इनके जस्ट हम साइन चेंज करते हैं। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर नहीं है, देखो ये प्लस था तो मैंने माइनस कर दिया, ये माइनस था तो मैंने प्लस कर दिया। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो प्लीज़ एक बार हमारा NCERT वन शॉट या रैपिड रिवीजन सीरीज़ देख लो, उसमें मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। अब हमें और क्या चाहिए? डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट भी निकाल लो। कितना आएगा? 1 + cot
स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर आप ए इनवर्स निकाल लो। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट 1 बाय कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, एडजॉइंट ए लिख लो, ये लो जी, ये हो गया। अब हमें जस्ट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लेट ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स। ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है? ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस कॉट एक्स और 1। अब ये 1 बाय कोसेकेंट स्क्वायर एक्स को मैं साइन स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख, बाहर है, कोई कांस्टेंट है बच्चे, तो कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट ही, सॉरी ये स्केलर है, मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं है, ठीक है। बाकी ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस कॉट एक्स और 1। आओ सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, माइनस कॉट एक्स माइनस 2 कॉट एक्स, कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स 2 कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स स्क्वायर 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर बाहर साइन, देखो मेरे को आंसर ये बनाना है cos 2x वगैरह, तो थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको लिख लूँ मैं 1 माइनस, यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स, इसको भी लिख लो माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स, इसको भी लिख लो कॉस एक्स बाय साइन एक्स, इसको भी लिख लो कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, अब इसको अंदर बच्चे मल्टीप्लाई करो। जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे देखो कितना आएगा, साइन स्क्वायर एक्स से कट गया तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर साइन से साइन कट गया एक, तो ऊपर कितना आएगा -2 साइन एक्स कॉस एक्स, सेम यहाँ पर 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और सेम यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, आप चाहे चेक कर लो, ठीक है। और यहाँ पर मुझे प्रूव करना है ये, और मुझे क्लियरली दिख रहा है ये फॉर्मूलास हैं बच्चे, इसको ऐसे लिखो, इसको मतलब माइनस कॉमन ले लो, तभी बोलता हूँ कि फॉर्मूलास वगैरह अच्छे से याद करो। फॉर्मूलास की PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, इकट्ठे लिखेंगे सारे फॉर्मूलास, ठीक है। 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसको भी लिख लो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इस तरह से, ठीक है। अब फाइनल आंसर देने जा रहे हैं हम, तो ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स। अब आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला है cos 2x का, वो फॉर्मूला है साइन 2x का, साइन 2x और ये माइनस कॉस 2x। तो ये बच्चे आपका आंसर है जो कि 100% मैच कर रहा है, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। डिफरेंट था और हमने इंक्लूड भी करा और हमने कर भी लिया। अब बच्चे देखो ये भी क्वेश्चन जो है इतना कुछ है नहीं है, बट क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है और डिफरेंट है, मुझे होता है कि मैं 5 नंबर के जितने क्वेश्चन कवर कर सकता हूँ। यहाँ पर हमें ए दिया हुआ है बच्चे, ये वैसे NCERT क्वेश्चन है बट इसमें ये चीज़ नहीं इंक्लूड करी गई है। ए दिया हुआ है, बी इनवर्स दिया हुआ है, ध्यान रखना, और ए बी इनवर्स हमें निकालना है। अब बच्चे ए बी इनवर्स अगर हमें निकालना है, हमें क्या लिखा हो, कहाँ से स्टार्ट करा है, ओके। अब ए बी इनवर्स हमें निकालना है बच्चे, ठीक है। ए बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने लिख के इसलिए रखा है बच्चे, हम सेम चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। ए बी इनवर्स का फॉर्मूला होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। अब बच्चे मेरे को बी इनवर्स तो पता ही है कितनी वैल्यू है, मुझे बेसिकली ए इनवर्स चाहिए। अब ए इनवर्स के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डिटर्मिनेंट निकालूंगा। तो मैंने ए का डिटर्मिनेंट निकाल रखा है, वो कितना आया -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, सर जी को फैक्टर, तो मैंने को फैक्टर निकाल ली। को फैक्टर भी आपको निकालने आते हैं। को फैक्टर के बाद क्या होता है बच्चे, को फैक्टर मैट्रिक्स, वो भी आपको निकालना आता है। और इसके बाद बच्चे होता है ए इनवर्स का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर बच्चे बेसिकली एडजॉइंट ए मुझे अगर निकालना है, एडजॉइंट ए क्या करूँगा मैं, इसका ट्रांसपोज करूँगा। कितना आएगा, -1 0 1 8 1 -10 -12 -2 और 15। तो ये आपका एडजॉइंट ए है। और ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई, 1 -8 माइनस को अंदर ले जाओ 12 0 -1 +2 -1 10 और -15, ठीक है। तो ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब बच्चे हमें क्या फाइंड करना, आपको पता है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये आपकी बी इनवर्स की वैल्यू है, आपकी ए इनवर्स की वैल्यू है। आओ इसको सॉल्व करते हैं।
तो जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा 1 0 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 3 प्लस 30 12 6 माइनस 45 1 0 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 4 प्लस 30 सेम ही आ गया ना, यस। नेक्स्ट 12 8 माइनस 45 1 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 3 प्लस के 40 12 प्लस 6 माइनस 60। देख लो बच्चे कितना आ गया, कितना आ गया, ये आ गया -2। 30 में से 11 गए तो हमारे पास कितना बचेगा 19, 12 और 6 18, 45 में से 18 गए 35, 27 है ना, 37, यस -27 सॉरी -27। ये कितना बना -2। ये कितना बना 30 में से 12 गए तो 18 और ये 12 और 20 -25 या -3। 40 में से 11 गए तो 40 में से 11 तो आई थिंक 29 आएगा ना। 40 में से 11 गए तो 29 12 और 6 18 तो 50 42 माइनस के 42। तो ये बच्चे आपका आंसर है। ये बच्चे आप मुझे आपका आंसर मैच कर रहे हैं तो जस्ट कंफ्यूजन ना हो किसी भी तरह की। -2 19 -27 -2 18 -25 -3 29 एंड -42, ये बिल्कुल सही है। अब बच्चे इसके बाद उन्होंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लिया ए बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट, तो वो भी है हमारे पास, तो ए बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। ये आपको फॉर्मूला पता है, हमने कितने क्वेश्चंस करे हैं। बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1/a डिटर्मिनेंट। इसको मैं बेसिकली ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। अब बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट बच्चे मेरे को डायरेक्टली पता है कि बी इनवर्स मेरे पास पहले से है, बी इनवर्स जो है मेरे पास पहले से है। इसका डिटर्मिनेंट मैं निकाल चुका हूँ, ये देखो इसका ए का डिटर्मिनेंट मैं निकाल चुका हूँ कितना -1, ठीक है, मैंने यहाँ पर फिल कर लिया। और बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट बच्चे 1 है, वो आप खुद चेक कर लेना। बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट जब कैलकुलेट करोगे, आप चाहो तो यहाँ पर कैलकुलेट भी कर सकते हो। बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना आएगा 1 16 - 9 -3 4 -3 +3 3 -4 तो कितना आया 7। कितना बन गया -3, कितना बन गया -3, तो कितना आ गया 1। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 है, ये 1/-1 तो कितना आंसर आ गया -1। तो इस तरह से ये भी डिफरेंट क्वेश्चन था, ये भी हमने कवर कर लिया। ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको होमवर्क में दिया था। अब देखो बच्चे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल ही डिफरेंट तरह का लेटेस्ट 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हमें एक्स की सभी वैल्यूज़ जो हैं बच्चे वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बच्चे आपको पता है इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा 0, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 3 कितना आएगा 8 - 7 cos 2x। नेक्स्ट +1 माइनस के 14 + 11 cos 2x प्लस साइन के 3x -49 + 44 = 0। वही सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि उसका डिटर्मिनेंट कितना है 0। और 26 का क्वेश्चन है बच्चे लेटेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर 24 - 21 cos 2x, ठीक है। उसके बाद -14 + 11 cos 2x, ये कितना बन गया -5 sin 3x। थोड़ा और सॉर्ट आउट करते हैं इसको। तो यहाँ पर 24 में से 14 गए तो 10 आ गया, 21 में तो 11 -10 है ना cos 2x -5 sin 3x। देखो बच्चे यहाँ तक आपको समझ में आया, यहाँ तक बच्चे देखो आपको समझ में आया। और यहाँ तक बच्चे जो है वो अभी तक कुछ बन नहीं रहा होगी। अभी cos 2x वो 3x है, तो इसको बस चेंज करने की कोशिश करते हैं। देखो मुझे ना फॉर्मूला आता है इसका 1 - 2 sin² x। मैं पूरे क्वेश्चन को, यहाँ पर भी sin 3x है, मैं पूरे क्वेश्चन को साइन में चेंज कर रहा हूँ। इसका भी फॉर्मूला होता है 3 sin x - 4 sin³ x।
मैंने पूरे क्वेश्चन को साइन में चेंज कर लिया और यहाँ पर सब जगह पर x आ गया और यही मुझे चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 माइनस 10 प्लस 20 साइन स्क्वायर x माइनस 15 साइन x प्लस 20 साइन क्यूब x इज इक्वल टू 0। ये आपस में फिर से कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेरे पास कितना आया, दोबारा लिखते हैं यहाँ पर 20 साइन क्यूब x, ठीक है, उसके बाद प्लस 20 साइन स्क्वायर x, उसके बाद माइनस 15 साइन x इज इक्वल टू 0। इसमें से 5 साइन x जो है कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा 4 साइन स्क्वायर x 4 साइन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बच्चे इसको क्वाड्रेटिक बच्चों को सॉल्व करने में मुश्किल लगती है। आप एक पल के लिए क्या करो, लेट साइन x इज इक्वल टू y, उससे क्या होगा, ये बनेगा 5y 4y स्क्वायर 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स बना लो, 4y स्क्वायर 4 3 12 बनाना है मुझे, है ना, 8 और 4 बना लो, नहीं सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 8 और 4 नहीं, 4 3 12, यहाँ बनेगा 6 2 6y माइनस 2y। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो 5y यहाँ पर कितना आएगा 4y 6y, तो यहाँ पर 2y कॉमन ले लो, अंदर आएगा 2y प्लस 3 2y प्लस 3, तो कितना आएगा -1। यस, ये देखो बच्चे, तो मेरे पास कितना आ गया 5y 2y, सॉरी इसको ढंग से लिखो यार, 2y माइनस 1 2y प्लस 3। अब हमारा काम हो गया, हमारा मतलब पूरा हो गया, तो y को वापस से साइन लिख लो, 2 साइन x माइनस 1 2 साइन x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे तीन नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या ये 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता है कि x की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बोला है कि x जो है 0 से 90 के बीच में है। वैसे साइन पाई भी 0 होता है, बट क्योंकि x जो उसके बीच में है तो इसलिए x की वैल्यू 0 आएगी। यहाँ पर साइन x इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर साइन x इज इक्वल टू -3/2 -1.5। बट आपको पता है बच्चे, साइन जो है वो 1 और -1 के बीच में लाई करता है, देयरफॉर ये वाली वैल्यू जो है वो रिजेक्टेड है, होगी तो बड़ी हो रही है, ये -1.5 इससे पीछे जाएगा, ये रिजेक्टेड होगी। तो ये जो है साइन यहाँ पर कितना होता है 30 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये आपके बच्चे दो आंसर हैं। आई होप ये भी आपको क्लियर है। अब मैं आपको लेटेस्ट 26 का एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। पढ़ो इस क्वेश्चन को ध्यान से, क्या लिखा गया है। 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चे। ऑन इनॉग्रेशन डे ऑफ अ न्यू शोरूम ए लकी ड्रॉ वॉज ऑर्गेनाइज एंड सम वाउचर्स of ₹1000 and 500 were given to the lucky draw winners। अब देख सकते हो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 26 के PYQs में। ऐसा कुछ डायग्राम्स ही बनाई हुई है, ये ऑब्वियस केस स्टडी भी आ सकती है आपको। ए टोटल ऑफ 6, देखो हमारे पास कितने तरह के वाउचर्स थे, लिख लिया करो। 1000 का वाउचर था और एक 500 का। A total of 60 vouchers were given on the day. The number of 1000 vouchers were added 3 times to a number of 500 vouchers. Give 100. Express the information of the system in linear equation into variables and hence find the number of vouchers of each type of matrix method. तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, let 1000 rupees voucher, देखना कितना आसान क्वेश्चन है, is equal to x 500 रुपीज़ वाउचर। इतना आसान क्वेश्चन यार, आप बोलोगे पेपर मुश्किल आता है, एक्स वाई। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, टोटल ऑफ 60 वाउचर्स वर देयर। तो सबसे पहली इक्वेशन यही है कि 1000 और 500 के कितने वाउचर्स हैं, 60। पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन, द नंबर ऑफ 1000 रुपीज़ वाउचर एडेड टू 3 टाइम्स द नंबर ऑफ वाउचर्स, मतलब जो वाई है, मतलब जो 1000 वाउचर हैं उसको अगर मैं ऐड करूँ 3 टाइम्स 500 के वाउचर्स में, तो विच गिव्स अस 100।
तो बताओ बच्चे ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना और इसमें क्या मुश्किल है। यहाँ पर आपका ए कितना आएगा 1113, ये मैं नहीं करवा रहा क्वेश्चन, या खुद करो आप, इतना आसान क्वेश्चन है। और बी कितना है यहाँ पर 60 और 100। और ये बच्चे आपका होमवर्क है, खुद से करना, मतलब जितने 5 नंबर के क्वेश्चन हैं सबसे ज़्यादा आसान 26 में पूछा गया है। तो x की वैल्यू आएगी बच्चे आपकी 40 और y की वैल्यू आएगी बच्चे आपकी 20। तो यहाँ पर बच्चे हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे डिटर्मिनेंट के अंदर, इससे पहले हम मैट्रिक्स कर चुके हैं। मतलब ये 2 वीडियोस के बाद आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस मैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में कुछ कर सकता हूँ। और अगर आपको वीडियो में बच्चे कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट छोड़ के जू जाना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और बार बार बोल रहा हूँ कि बच्चे हमारे मिशन बोर्ड 2027 से जुड़िए, क्योंकि इसमें देखो बहुत कुछ नया आने वाला है। बहुत कुछ मैं एफर्ट कर रहा हूँ कि किस तरह से बेस्ट कंटेंट आपको दे पाऊँ। इसके अंदर बच्चे आपको 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज़ मिलने वाली है, जो बिल्कुल मतलब कि रीलॉन्च करी जाएगी दोबारा। हर साल हम करते हैं, इस साल भी करेंगे। रैपिड रिवीजन सीरीज़ और भी PYQ सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है, और जो पेपर के आसपास जो हमारे होते हैं लाइव सेशंस होते हैं, बहुत कुछ आने वाला है। और मैं आपको कुछ आपकी प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ जो आपको हेल्प कर सकती हैं अभी के लिए। तो NCERT वन शॉट सीरीज़ है बच्चे ये हमारी। इसके नोट्स जो हैं आपको यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ डाउनलोड करके जो है पढ़ सकते हो। वीडियो से करना है वीडियो से कर सकते हो, खुद से ही पढ़ सकते हो। ये हमारी 13 डेज प्रो सीरीज है बच्चे, लास्ट ईयर वाली बेस्ट सीरीज से। एक बार इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखना, आपको इसमें 2 मार्कर 3 मार्कर 5 मार्कर केस स्टडी, हर क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिलेगा। और इसमें क्या है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो मैंने खुद से मतलब 5-6 बुक्स को एनालाइज करके बेस्ट क्वेश्चन चुने हैं। उसमें NCERT भी है, एग्जाम्पलर भी है, PYQ सब कुछ है आपको, ठीक है। 10 सालों के, अगर आपको 10 सालों के बेस्ट PYQs करने हैं तो इस वीडियो से कर सकते हो। अगर आपको 10 मिनट में चैप्टर की रिवीजन करनी है, आप ये चैप्टर्स कर सकते हो। इसमें सभी चैप्टर्स की ट्रिक्स हैं बच्चे, एक बार ट्रिक्स जरूर देखना। अगर आप बच्चे इंटीग्रेशन में पहुंच चुके हो तो एक बार इंटीग्रेशन की ट्रिक्स देखना, आपको मज़ा आ जाएगा कि इंटीग्रेशन को इस तरह से भी किया जा सकता है। तो इस तरह से बच्चे ये हमारी सारी सीरीज़ हैं, ये जस्ट आपको हेल्प करने के लिए, और सब कुछ यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और ये तभी अवेलेबल है जब तक आप बच्चे सपोर्ट कर रहे हो। बाकी बच्चे इसी तरह से लगे रहना, मैं आपको सपोर्ट करता रहूँगा, मैं आपके साथ यूं ही खड़ा रहूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।